गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में हमने डी ब्लॉक में 3D सीरीज और 4D सीरीज कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, यहां पर 4D सीरीज याद है ना, यहां पर 3D सीरीज की तो ट्रिक सचिन तेंदुलकर क्रिकेट वाली थी, और 4D सीरीज यारी जरा निभा मौत तक रुके राह पड़े आग में कूदना। और लास्ट क्लास में हम गए थे 5D सीरीज। 5D सीरीज के बारे में हमने ये देख लिया था कि कौन कौन से जनरल गुणधर्म है इसके, जैसे आवर्त कौन सा है, छठा आवर्त है। ठीक है, यहां पर वर्ग हुई 3 से क्या हो जाएंगे 12। पहला तत्व कौन सा है 57, और आखिरी तत्व कौन सा होगा का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 80, क्योंकि बीच में क्या भरे गए 4f में 14 तत्व। ठीक है, यहां पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 5D 1 to 10 6s 1 and 2। ठीक है, यहां पर तो अब हम 5D सीरीज के एलिमेंट्स को देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स है 5D सीरीज में। तो सबसे पहले वही क्या जाएगा परमाणु क्रमांक, सेकंड नंबर पर तत्व, फिर नाम, प्रिक और जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहां पर 57, उसके बाद 58 से लेके 71 ये कहलाते हैं तत्व लेंथेनॉइड्स। 4 है 1 to 14। तो नेक्स्ट नंबर किसका आएगा एटॉमिक नंबर में 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79 और 80। ठीक है, यहां पर एलिमेंट्स देखो लेंथेनम HF, TA, W, RE, OS, IR, प्लेटिनम, AU और Hg। नाम देखते हैं इनके। तो नाम की बात करें तो लेंथेनम हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, और मरकरी। ठीक है, यहां पर ट्रिक देखना ध्यान से। ला, हाफ, टमाटर, वर्ना रे, ओबामा। आपको याद हो तो ये अमेरिका के क्या थे प्रेसिडेंट, डोनाल्ड ट्रंप से पहले। ला, हाफ, टमाटर, वर्ना रे, नाम तो आप भी चेंज कर सकते हो। ओबामा से इधर पिटवाऊंगा। अब लास्ट में इतना मेरे पास जैसे AU के लिए वाउंग और HG के लिए गा। तो एक बार ट्रिक ध्यान से देखना, ला, हाफ, टमाटर, वर्ना रे, ओबामा से इधर पिटवाऊंगा। ठीक है, 10 एलिमेंट्स आ गए। अब आंसर देना जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, वो आपको ही देना है। ठीक है, यहां पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए वही सेम कॉन्सेप्ट है। देखो सीरीज कौन सी है 5D सीरीज है। अब मान लेते हैं मुझे ऑस्मी, अच्छा अभी तो रह गया ना अपवाद। अपवाद वालों को भी तो हमें याद रखना पड़ेगा। अपवाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां पर 2 है, प्लेटिनम और गोल्ड। ठीक है, यहां पर PT एंड AU। अब आंसर देना है स्टार, जैसे मुझे ऑस्मियम का आंसर देना है तो पहले तो पता करना पड़ेगा ये आवर्त सारणी में कहां पर है। OS दिया जाएगा, आपको नाम पता करना पड़ेगा। ऑस्मियम नाम है, डी ब्लॉक में है और 5D सीरीज में है। इतना पता कर लिया तो फिर आंसर देना आसान है, फिर तो ट्रिक का काम है। ला, हाफ, टमाटर, वर्ना रे, ओबामा से। छठे नंबर पे आ रहा है, छठे नंबर पे आ रहा है तो 5D6 6s2। ठीक है, यहां पर
5d6 और 6s2। अब आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी से सभी के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दीजिए और जैसे आंसर दे दें चैट बॉक्स में यस टाइप कर दें। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया है। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे हेपनियम का आंसर देना है तो वही पोजीशन पता कि कहां पर है, फिर ट्रिक का मैंने ला हाफ सेकेंड नंबर पे ही है, 5d2 और 6s2। HG का आंसर देना है 10वें नंबर पे है, 5d10 6s2। इरिडियम का आंसर देना है, ट्रिक से देखोगे तो 7 नंबर पे है, 5d7 6s2। फर्स्ट के लिए आंसर देना लेंथेनम के लिए 5d1 6s2। प्लेटिनम के लिए आंसर देना 8वें नंबर पे है, पर ये अपवाद में 5d9 6s1। गोल्ड के लिए आंसर देना 9वें नंबर पे है, और आंसर क्या होगा 5d10 6s1। नेक्स्ट बात है टेंटेलम, ला हाफ टमाटर, तीसरे नंबर पे है 5d3 6s2। नेक्स्ट आते हैं यहां पर टंगस्टन, ला हाफ टमाटर वर्णा, तो 5d4 6s2। रेनियम 5वें नंबर पे 5d5 6s2। तो आप देख रहे होंगे कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ है, जो हमने 3D सीरीज में पढ़ा था वही कॉन्सेप्ट हम यहां अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर अब आ जाते हैं आगे। पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं आपको, किस किस का बता देता हूं, लेंथेनम, HF और HG के लिए। ये काम करो, इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। मुझे इसका आंसर दो, कौन कौन से तत्व हैं जिनका नाम प्रतीक चिन्ह को मैच नहीं कर रहा है। चलो, मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, वो भी मैं बता दूंगा आपको। अब चलिए देखिए कौन कौन से नाम, लेंथेनम हो गया मैच, हेपनियम HF, TA, टंगस्टन, यहां T आ रहा है, यहां W, तो इसका जो नाम है लेटिनियम वो है वॉल फ्रेम, FRAME, वॉल फ्रेम। और रेनियम भी मैच हो गया, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, AURUM, औरम। ठीक है यहां पर, तो ये दो तत्व ऐसे हैं, ठीक है यहां पर, जिनके प्रतीक चिन्ह नाम से नहीं लिए गए। लैटिन नेम जो थे, नॉर्मल जो नाम हम जानते हैं उनसे लिए हुए नहीं है, ये कहां से लिए हुए, लैटिन नेम से। ठीक है यहां पर, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, वॉल्फ्राम में काम करना, ई नहीं आएगा, ये ई हटा देना, WOLFRAM, वॉल्फ्राम, और ये AURUM। क्लियर यहां तक सबके पॉइंट? अब एक बार इसको सॉल्व कर दो, उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा, फिर उसको मैं सॉल्व कर पाता हूं। इन तीनों के पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अच्छा, HG भी तो रह गया, बिल्कुल। HG में भी देखें तो यहां पर क्या रहा है, MER। ठीक है, यहां पर इसका जो नाम है वो होता है हाइड्रेजीरियम। ठीक है, यहां पर हाइड्रेजीरियम। अब आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी से तीनों के पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। और जैसे ही आंसर दे दें आप यस टाइप कर दें। आंसर आ गया क्या देखना चैट बॉक्स में? हाँ, चलिए देखिए, लेंथेनम के लिए आंसर देना, जगह छोड़ें,
जगह छोड़ने के बाद बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हमने सीख ही लिया है, 5d1 6s2। अब ये कौन से आवर्त में है? छठे आवर्त में है। पांचवें आवर्त की उत्कृष्ट गैस हेमा, नीलम और करीना जीती रहू, जिनोन आ जाएगा। यहां आते हैं, ये सेकंड नंबर पे 5d2 6s2 वही क्या जाएगा? जिनोन। पर क्या ये आंसर सही है क्या? यहां पर साथ में क्या आएगा? 4f14। साउंड चालू ना? अब इधर ध्यान से देखना, ये डिफरेंस क्यों आया? ये डिफरेंस इसलिए आया, हमें सीक्वेंस अगर याद है, 6s1 के बाद क्या था? 6s2, फिर 5d1 के बाद 4f 1 से लेके 14, और 4f में 14 इलेक्ट्रॉन बढ़ने के बाद वापस d क्या हो जाता है? स्टार्ट कहां तक? d10 तक। क्लियर है क्या सबके? तो इन दोनों के बीच में 4f भरे गए, तो इसलिए यहां पर 4f इलेक्ट्रॉन कितने? 0 ही है। d1 के बाद 4f बढ़ना स्टार्ट हुआ ना, पर जब d में दूसरा इलेक्ट्रॉन गया उससे पहले हमने क्या किया? 14f इलेक्ट्रॉन भर दिए, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 57, और इसका कितना है? 72, क्योंकि बीच में क्या रहे? 58 से लेके 71 तक 14 लैंथेनॉइड्स तत्व। क्लियर यहां पर? तो पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में चेंज आ जाएगा कि फर्स्ट के बाद जितने भी एलिमेंट्स यहां पर है उन सब में क्या आएगा? 4f14। नहीं है कोई डाउट इसमें? चलिए अब मैं एक क्वेश्चन पे आ जाता हूं जो मुझे भेजा गया है। स्कैंडियम 3+ का चुंबकीय आघूर्ण बताइए। देखते हैं। सो ये साइड में सोल्व कर देता हूं। देखो, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ये पहला तत्व है 3d1 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन हटाओ तो कई आंसर क्या देते हैं? 0 इलेक्ट्रॉन रहे इसमें। और भाई 0 इलेक्ट्रॉन थोड़ी होंगे, 21 में से आपने 3 ही तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, तो 18 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पर। तो जैसे ही ये कंप्लीट हटेगा, अब बाह्यतम कोष कौन सा आ गया? तीसरा, तो 3s2 और 3p6। ठीक है, यहाँ पर स्कैंडियम 3+ में अब बाह्यतम कोष किसको मान लेंगे? थर्ड को, क्योंकि ध्यान से समझो जब तक 4s और 3d1 है तब तक 3d1 क्यों लिखते हैं हमें पता है। डी ब्लॉक तत्वों में उपांत्य कोष के डी इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं। बाह्यतम कोष कौन सा है? चौथा है। पर जब आपने 4 और इस डी को भी हटा दिया तो फिर ये तो आएगा ना 3s2 3p6। पहले क्या भरे में? 1s से लेके 2p6 तक। तो यहां पर हम देखें s में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2, एक ही कक्षक होता है, तो युग्मित अवस्था आ गई। p के डब्बे कितने बनाने? 3, 6 इलेक्ट्रॉन बनने, पहले एक एक करके 3 4 5 और ये 6। तो बताओ n का मान कितना आया? 0 तो आया। स्कैंडियम 3+ में सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, तो म्यू का मान भी कितना आ जाएगा? 0। क्लियर? चलिए अब हम आते हैं यहां पर 6d सीरीज, आखिरी सीरीज है या चतुर्थ संक्रमण श्रृंखला। ठीक है, यहां पर 6d सीरीज या चतुर्थ संक्रमण श्रृंखला। आवर्त कौन सा होगा? 7वां, वर्ग 3 से लेके 12। अब एक बार मैं वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूं, 7s1 7s2 6d1 5f12 14 और वापिस डी स्टार्ट होके कहां तक पहुंच जाएंगे? 6d10 तक। इधर 7p1 से 7p6। क्लियर? अब आते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका तो आंसर हम आसानी से दे सकते हैं, डी ब्लॉक का दिए था हमने। ये कौन सी सीरीज है? 6d है, 1 से लेके 10, 7s में 1 और 2। ए का मतलब क्या होगा? अपवाद वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये भी क्लियर है मामला? आगे चलते हैं। इसमें पहला तत्व है एक्टिनियम
और आखिरी तत्व है कॉपर्निशियम। अब आते हैं इनके परमाणु क्रमांक पर, ध्यान से देखना। स्टार्ट कहां से करूं? कैल्शियम से। कितना होता है? 20। स्कैंडियम का 21, इसके नीचे इट्रियम 21 और 18 39, इसके नीचे La 39, 39 में कितने जोड़ने यहाँ पर? वही 18, 57। पर जब हम इसके लेंथेनम से कहां जाएंगे? एक्टिनियम पर, तो यहां 57 में 32 ऐड होंगे, कितना हो जाएगा? 89। ठीक है। यहां पर अगर हम देखें तो इससे पहले वाले तत्व का कितना? 88 है। कितने जोड़ने हैं 88 में? टोटल एलिमेंट डी के तो 10 हो गए, और एफ के कितने आ जाएंगे? 14। 24 जोड़ो, क्या आंसर आ जाएगा? 112। क्लियर है सबके पॉइंट? तो इस तरीके से आसानी से परमाणु क्रमांक पता कर लिया हमने। अब आ जाते हैं एक एक एलिमेंट्स के लिए हम टेबल बनाने वाले हैं। सबसे पहले परमाणु क्रमांक तत्व नाम फ्रिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 89 90 से लेके 103 एक्टिनॉइड्स, इनको AN से बताते हैं। ठीक है। यहां पर या 5F सीरीज, 5 है 1 to 14। अब आते हैं 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 और 112। AC रफ्तार दोबारा देखो, बहुत हंसो मत, डोसा की रेलगाड़ी चली। अभी फ्रिक मैच हो जाएगी। एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, ड्यूबनियम, सीबॉर्जियम, बोरियम, एसियम, मेटनेरियम, डर्मस्टेडियम, रोंटगेनियम और कॉपरनीसियम। एक बार ट्रिक देख लो। एसी रफ्तार दोबारा देखो, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसी रफ्तार दोबारा देखो, बहुत हंसो मत, डोसा की को उधर जोड़ना पड़ेगा हमें, डोसा की रेलगाड़ी चली। इलेक्ट्रिक लाइन हो गई ना यहां पर, तो अब रफ्तार बढ़ गई है। तो ऐसी रफ्तार दोबारा देखो, बहुत हंसो मत, डोसा की रेलगाड़ी चली। इसमें जो अपवाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह है आरजी, रोंटगेनियम, जिसका परमाणु क्रमांक 111 है। अब जैसे मुझे हेसियम का आंसर देना, बहुत आसानी से दे सकते हैं। ऐसी रफ्तार दोबारा देखो, बहुत हंसो। छठे नंबर पे आ रहा है, 6D सीरीज है, 6D6 7s2। क्लियर है क्या पॉइंट? 6D6 और 7s2। जल्दी से इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करो और चैट बॉक्स में यस टाइप कर दें। उस यहां एक ही जगह ये कर देना, रोंटगेनियम। अब यहां जो नाम है ना, जो नाम आप रिलेट कर पाओ, देखो बोर मॉडल याद है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो साइंटिस्ट जो थे बोर, नील्स बोर, उनको सम्मान देने के लिए, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए बोरियम, सी बॉर्ग भी साइंटिस्ट का नाम है, डर्मस्टेडियम हो सकता है आपके कम आए, रोंटगेनियम भी साइंटिस्ट का नाम है, रदरफोर्ड आपको बताइए एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते ही हैं। तो जो जो नाम आप पहले से जानते हैं उन नामों से इनको रिलेट कर लो, तो आपको ये नाम आसानी से याद हो जाएंगे। अगर नेम्स को हम रिलेट कर लें
तो बहुत आसानी से नाम याद हो जाते हैं। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर दे दिए हैं। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कॉपर्निशियम सबसे लास्ट में है 6d10 7s2। एक्टिनियम फर्स्ट है 6d1 7s2। रदरफोर्डियम एसी रफ्तार सेकंड नंबर पे है 6d2 7s2। बोरियम एसी रफ्तार दोबारा देखो बहुत, ठीक है। यहां पर पांचवें नंबर पे आ रहा है 6d5 7s2। ट्रिक से आसानी से पता लग जाएगा। एसी रफ्तार दोबारा देखो। सी वॉर्जियम कहां पर आ रहा है? चौथे नंबर पर 6d4 7s2। ड्यूमियम तीसरे नंबर पे 6d3 7s2। आगे चलते हैं मेटनेरियम, ये सातवें नंबर पे है 6d7 7s2। डर्मस्टेडियम ये आठवें नंबर पे है 6d8 7s2। रॉन्टगेनियम की बात करें तो ये है 90वें नंबर पर अपवाद में है 6d10 7s1, ठीक है। यहां पर तो इस तरीके से हमने सभी तत्वों के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दिए। चलिए अब आ जाते हैं पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किस किस का? एसी, आरएफ और सीएन। जल्दी से आंसर दो। तीनों तत्वों के पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आंसर लिखो और चैट बॉक्स में यस टाइप कर दें। वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर दे दिया है। देखो जगह छोड़नी है 6d1 7s2। अब ये सातवें आवर्त में तो छठे आवर्त की उत्कृष्ट गैस कौन सी होगी? वही जीती रहो, रेडॉन, Rn। यहां अगर देखें तो ये सेकंड नंबर पे है 6d2 7s2। दे दे आंसर, क्या आ जाएगा? रेडॉन। और फर्क दिख रहा नहीं कि 89 के बाद 90 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है? 103। क्लियर यहां पर सबके? सॉरी 104, 103 तक तो होगा। 104, 90 से लेके 103 तक क्या है यहां पर? 5f में हमने 14 इलेक्ट्रॉन भर दिए। यहां पर आंसर देंगे, लास्ट तत्व है 6d10 7s2, रेडॉन और 5f14। चलिए, तो हमने कौन कौन से पार्ट को कंप्लीट कर लिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। इनमें कोई भी अगर डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज सेंड कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक सबकी? और इनको हम रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते रहे और इसमें काम ट्रिकी आएगी। देखो जैसे ही आपके सामने आया टीसी, कोई भी एलिमेंट आ गया तो आंसर हम तभी दे पाएंगे जब उसका नाम पता लगेगा। टीसी से टेक्नीशियम कहां पर है? डी ब्लॉक के 4D सीरीज में। यारी, जरा, निभा, मौत तक 5वें नंबर पे, अपवाद में नहीं है तो 4d5 5s2। ऐसे हम वर्बली आंसर दे दें, बिना लिखे हुए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दें, वहां तक हमें प्रैक्टिस करनी है। कोई भी एलिमेंट सामने आ जाए तो मैंने बार बार आपको यही बोला कि नाम पता लग जाना चाहिए, जान पहचान तभी तो होगी। फिर उसके बाद उसकी स्थिति पता लग जानी चाहिए कि कहां पर हूं, ठीक है पर, तो ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आंसर दे पाएंगे। यहां तक मामला क्लियर है? चलिए फाइनली हम आ गए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनका एक और नाम है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आंतरिक संक्रमण तत्व। अब अगर हमने ऑलरेडी वो डायग्राम देखा हुआ ही है, अभी भी बनाया था,
6s1 6s2 के बाद 5d1, यहां 4f में 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन, यही समझाने वाला हर चीज, इसलिए बार बार बना रहा हूं ये मैं। 5d10, फिर 6p1 से 6p6, 7s1 7s2 6d1, 5f में 1 से लेके 14, फिर वापस डी स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट में 7p1 से 7p6। क्लियर है सबके? तो यहां से हमने देखा था कि ये वर्ग 3 है, ये वर्ग 4 है, और इनको कलेक्टिवली किस में डाला गया है? वर्ग 3 में। हाँ, कमेंट आया है। रिक्त कक्षक का चुंबकीय, चलो एक बार कोई क्वेश्चन है उसको मैं बता देता हूं पहले। रिक्त कक्षक का चुंबकीय आघूर्ण कैसे होगा? ध्यान से समझो। अगर कक्षक खाली है तो वहां कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना। मैंने आपको एक बात समझाई थी ना कि कोई भी आवेशित कण, जैसे इलेक्ट्रॉन हो, कोई भी हो, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, कोई भी आवेशित कण अगर गति कर रहा है, गतिशील है, तो उसी के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का क्या होगा? निर्माण। और इसी का जो गणितीय माना था उसको हमने क्या बोला था? चुंबकीय आघूर्ण। तो खाली अगर कक्षक में वहां इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसका मतलब वहां पर कोई चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ही नहीं, बस वो तो खाली जगह है। रिक्त कक्षक का मतलब नाभिक के चारों ओर जहां इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हो, ठीक है। यहां पर तो अगर रिक्त कक्षक होगा तो उसका कोई चुंबकीय आघूर्ण नहीं होगा, क्योंकि कक्षक का चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता है। किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का। आपको एक एग्जांपल याद दिला देता हूं, आपने पढ़ा होगा। जैसे अगर हम एक आयरन रोड लें, कील ले लें, इस कील के चारों तरफ वायर इस तरीके से लपेट दें, रैप कर दें, और इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो आपने पढ़ा होगा ना यहाँ पर कि सॉरी, करंट फ्लो करने पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमेंगे, तो ये जो आयरन रोड है, लोहे की कील है, ये चुंबक में बदल जाती है। ये वही बात बोल रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि जब हम करंट फ्लो करवाते हैं तो एक्चुअल में करंट में क्या होते हैं? गतिशील इलेक्ट्रॉन ही है। करंट या बिजली क्या है? गतिशील इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर तो ये जो आयरन रोड है वो चुंबक में बदल जाती है। तो ये फिजिक्स में पढ़ोगे डिटेल में कि कोई भी आवेशित कण अगर गतिशील अवस्था में होगा तो उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। इसलिए अगर खाली कक्षक है तो उसके द्वारा कोई चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण नहीं होगा। क्लियर है सबके पॉइंट? हैंग वाली प्रॉब्लम ये क्या? मेरी पिक्चर आपके पास जो आ रही है और वॉइस क्लियर है तो कोई भी एक स्टूडेंट यस टाइप कर दे, एक दो, सारे नहीं, जल्दी से, क्योंकि एक स्टूडेंट ने मैसेज हो जाए हैंग होने का। तो अगर वॉइस और पिक्चर क्लियर है तो वाई टाइप कर दें। आगे देखना मैसेज। ओके ओके, मिल गए मुझे। चलिए, तो हम कहां थे? यहां पर 4f और 5f सीरीज पर, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें, सबसे पहले ए ब्लॉक तत्वों को डिफाइन करें। इस ब्लॉक में वे तत्व शामिल हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष में भरा जाता है। इस ब्लॉक में वे तत्व शामिल है जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष में भरा जाता है, क्योंकि कारण क्या है? आप F 1 से लेके 14 तक ही तो जा रहे हैं, ठीक है। यहां पर इसलिए ए ब्लॉक का तत्व का वही मीनिंग होगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? F उपकोष में। नेक्स्ट पॉइंट, ये आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं क्योंकि ये
संक्रमण तत्वों के अंदर स्थित होते हैं। क्लियर? यहां पर साफ साफ डायग्राम से पता लग रहा है कि इनकी पोजीशन कहां पर है पीरियोडिक टेबल में, डी ब्लॉक तत्वों के अंदर। लिखे बाहर जाते हैं पर है तो अंदर ही, इसलिए इनको क्या बोला गया है? आंतरिक संक्रमण तत्व। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ए ब्लॉक तत्वों को दो श्रृंखलाओं में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट 4F श्रृंखला, या LN लेंथेनॉइड्स, और सेकेंड 5F श्रृंखला या AN एक्टिनॉइड्स। आपके सामने 4F और 5F क्लियर है यहां पर। अब हम आते हैं किस पे? 4F पर। 4F श्रृंखला या लेंथेनॉइड्स LN या प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रृंखला। इसमें जो पहला तत्व वो है, अच्छा पहले इस हम और इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। इससे पहले एक चीज हमने मिसिंग कर दी है, कौन सी? एफ ब्लॉक तत्वों का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो भूल ही गए, एफ ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये रहे दो डायग्राम, मैंने पहले भी आपको ऐसे बताया था, तो आप आंसर दीजिए। एफ ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? आंसर आपके सामने ही है, चैट बॉक्स में आंसर लिखिए। एफ ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? चलिए कुछ आंसर आने स्टार्ट हुए हैं। चलिए देखिए अब इसमें, हालांकि मुझे लगता है चैट बॉक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आंसर लिखने में। सबसे पहले बार आते हैं 4F में अगर हम इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, ठीक है, यहां पर उससे पहले आपने 5D में एक इलेक्ट्रॉन भर दिया और 6S में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो एक बार मैं इसी को लिख रहा हूं 6S2, फिर 5D1, फिर 4F 1 से लेके 14, ये तो आया ना सामने। नीचे 7S2, 6D1 और 5F 1 से लेके 14। अब मानते हैं कि ये बाह्यतम कोष अगर है तो ये N हुआ, तो अगर ये N है तो देखो ये क्या होगा, D वाला जो उपकोष है ये क्या हो जाएगा N-1, और F वाला उपकोष क्या हो जाएगा N-2। इसको हमने क्या नाम दिया था, उपांत्य कोष।
याद है ना, बाह्यतम कोष के जस्ट पीछे वाला कोष क्या कहलाता है, उपांत्य कोष, और ये पूर्व उपांत्य कोष। आगे क्या बात समझ में? अब ये तो हुआ भरने का क्रम, तो बताओ लिखने का क्रम क्या होगा? n के बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो n माइनस टू f 1 to 14, n माइनस 1 d1 और ns2, ये आएगा ना आंसर। n माइनस टू f 1 to 14, ये रहा सामने, n माइनस 1 d1 और ns2, पर थोड़ा सा चेंज है, यहां पर 0 भी आ जाता है। अब आपको आंसर क्या देना है? नो सिग्नल, वो कैमरे की प्रॉब्लम थी वो। ओके, मैं इसको दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का क्रम हम पहले से जानते हैं, 6s2 5d1 और 4f 1 to 14, 7s2 6d1 और 5f 1 to 14। तो अगर मैं 4f में इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं तो बाह्यतम कोष 6 होगा, और d वाला उपकोष कौन सा हो जाएगा? उपांत्य कोष। 5 है और ये 4 है, तो 6 या 7 अगर बाह्यतम कोष है, ध्यान से सुनना, तो ये 6 और 5 क्या हुए? n-1 उपांत्य कोष। तो ये 4 और ये 5 क्या हुआ? पूर्व उपांत्य कोष। क्लियर है क्या सबके? अगर ये n है तो ये n-1 और ये n-2। अब ये तो हुआ इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, पर लिखने का क्रम क्या होता है? n के बढ़ते हुए क्रम में। तो पहले क्या आएगा? n-2 f 1 to 14, n-1 1, n-1 d1 और ns2। तो ये मैंने जो आंसर दिया है, बताओ इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं है? अगर डाउट है, ठीक है, यहां पर तो आप बताइए। फाइनली हमने ये आंसर दे दिया है, तो इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? और ये मैंने कोई डायरेक्ट नहीं लिखवा है, यहीं से ये आंसर दिया गया है, नहीं है? अब ध्यान से सुनना, मैं यहां पर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, यहां पर 0 भी लिख रहा हूं। अब आपको आंसर ये देना है, ध्यान से सुनना, कि जब डी में 0 होगा तब अपवाद होगा या 1 होगा तब अपवाद होगा। क्वेश्चन समझ में आया? डी में 0 आएगा, इलेक्ट्रॉन 0 मतलब डी में कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब अपवाद माना जाएगा, या डी में 1 इलेक्ट्रॉन है तब अपवाद माना जाएगा। इसका आंसर दो। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा ना मेरा? डी में 1 यहां से आ गया, पर मैंने 0 भी लिखा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अपवाद कब मानेंगे, जब 0 होगा या जब 1 होगा? 0 दोनों अपवाद, 1 0 सारे टाइप के आंसर आ रहे हैं भाई। अब इसका आंसर यहां देखना, नियम क्या होता है? पहले वाला उपकोष पूरा भर जाना चाहिए, फिर हमें आगे बढ़ना है। तो 6s के बाद क्या आता है? 4f 5d और 6p, या इधर आ जाओ 7s के बाद क्या आता है? 5f फिर 6d और फिर 7p। ठीक है? यहां पर तो जब हम इलेक्ट्रॉन भर रहे थे और मैंने d में जब ये 1 इलेक्ट्रॉन भरा, ध्यान से सुना, तो यही तो अपवाद हुआ नियम के हिसाब से। तो 6s में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद सीधे स्टार्ट क्या होना चाहिए था? 4f, या 7s में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद क्या स्टार्ट होना चाहिए? 5f। तो जो हमने ये डायग्राम बनाया था और इसमें डी में 1 इलेक्ट्रॉन भरे, f में इलेक्ट्रॉन भरने से पहले, यही किसका पार्ट हो गया? अपवाद का।
तो डी में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो किस में काउंट हो जाएगा? अपवाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि जो डायग्राम हमने बनाया था पहले उसमें डी में जो एक इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं वही अपवाद है, वरना नियम तो है ना कि 6s में 2 इलेक्ट्रॉन भरो, एफ में 1 से लेके 14 भरो, फिर डी स्टार्ट करो, यही ना नियम। तो 6s के बाद डायरेक्ट क्या बढ़ना चाहिए था? 4f। तो डी में अगर एक इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो ये अपवाद में आ जाएगा। क्लियर है क्या? यहां पर अभी भी किसी को डाउट हो तो बोलो, समझ में नहीं आया। मैं दोबारा ये लाइन रिपीट कर रहा हूं। हमारा जो क्रम था 1s से लेके 7p वाला, वो याद है ना सबको? तो 6s के बाद क्या आता है? 4f ही तो आता है, फिर 5d और फिर 6p, फिर 7s, फिर 5f, 6d और 7p, याद है ये? तो 6s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में बढ़ने चाहिए थे? इधर देखो 4f में। डी में जो एक इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं ये अपवाद हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। क्लियर यहां पर? क्योंकि 4f में 14 इलेक्ट्रॉन पूरे भर जाते, फिर डी स्टार्ट होना चाहिए था। तो जो हमने डायग्राम बनाया था और डी में एक इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, यही अपवाद है। तो यहां पर डी में 0 अगर है तो अपवाद नहीं होगा, और डी में एक इलेक्ट्रॉन है तो किसका पार्ट हो जाएगा? अपवाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। क्लियर है क्या सबके पॉइंट? चलिए बताइए, अभी भी डाउट है या नहीं है, या क्लियर है? अगर समझ में आ गया तो आप वाई टाइप कर दें। ये अपवाद वाली कहानी समझ में आ गई है तो वाई टाइप कर दें। वेरी गुड। और ऐसा नहीं, मैंने आपको बोला था ना कि ऐसा नहीं कि कभी भी डाउट अगर आता है, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे, जब क्लास हो जाएगी, हम रिवीजन करेंगे, तब भी डाउट आ सकता है, तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेजो, ठीक है? बट डाउट पर आपको अपने पास नहीं रखने हैं, जितने भी डाउट है वो हमारी तरफ ही फेंकने हैं। तरुण कुमार मीणा ने लिखा है अभी भी डाउट है। मैं फिर लाइन रिपीट कर रहा हूं, इधर देखो, इसको थोड़ा सा मैं अलग से समझाता हूं। आपके पास ये तो था 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d और 7p। ये ऑर्डर था 1s से लेके 7p तक। नियम क्या है? s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे तो यहां गए, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे, यहां भरना स्टार्ट किया, 6 भरे, फिर 2 भरे, फिर 6 भरे, 2 भरे। तो नियम क्या है? किसी भी उपकोष को पूरा भरने के बाद ही आगे जाओगे। तो यहां 6s2 के बाद 4f बढ़ना चाहिए ना, और 4f के बाद फिर d बढ़ना चाहिए। पर हम क्या कर रहे हैं? 6s1 6s2 और 5d1 आ गया, तो ये तो अपवाद हुआ। फिर हम 4f भर रहे हैं, एरिया पर ऐसा ही नीचे करते हैं, 7s1 7s2 6d1, तो ये भी अपवाद हो गया। फिर हम 5f बढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है क्या सबके? तो यही अपवाद हो गया ना, इसलिए जब हम यहां पर लिख रहे हैं n-2 f12 14 n-1 d01 और ns2, तो अगर 0 है इसका मतलब नियम का पालन हुआ है, और अगर 1 है तो किसका भाग पार्ट हो जाएगा? किसका भाग बन जाएगा? ये अपवाद का। बात आई क्या सबके समझ में? ठीक है? यहां पर एफ ब्लॉक रिपीट करना है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं दोबारा से एफ ब्लॉक ही स्टार्ट कर दूंगा। आप लोग वैसे भी करना ही था, रिवीजन करवाना था, ठीक है? पर आप नहीं लिखते, किसी ने मैसेज भेजा है, तो नेक्स्ट क्लास में वैसे भी एफ ब्लॉक रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते। अब आपको क्या क्या रिवाइज करके लाना है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। पर आते ही आप भी मुझे याद दिला देना, मैसेज कर देना कि सर सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करवाने। मैं आपको एस, पी और डी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा कि आप लोगों ने भी रिवाइज किया या नहीं किया है। बात आ गई सबके समझ में? फिर हम एफ ब्लॉक को एक बार स्टार्टिंग से लेते हुए आगे चलेंगे। ओके?